हेलो दोस्तों। दो लोग एक साथ रहते हैं बिना शादी के। जैसा कि आज के समय में शहरों में कल्चर बन गया है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के। तो क्या उनके बीच में जो भी संबंध होते हैं या उनके लिए जो भी कानूनी प्रावधान हैं, सब बराबर हैं जैसे शादीशुदा के संबंध में होते हैं? जैसे एक मामला समझिएगा घरेलू हिंसा का। क्या महिला को घरेलू हिंसा से संरक्षण का प्रावधान इसके तहत मिलेगा? बताइए। यस दोस्तों, इसी मुद्दे पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है 2 दिन पहले और उस फैसले का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व बन जाता है। उसमें कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप के तहत रहने वाली महिला को भी विशेष प्रकार के संरक्षण और प्रावधान मिल सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ नियम, कुछ शर्तें, कुछ कानूनी प्रावधान हैं, उन सब चीज़ों को हमको समझना चाहिए। और आज मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ में ये चर्चा करने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए यूपीएससी, सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज, पॉलिटी, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। आपके यूपीएससी में भी काम आएगा, स्टेट पीसीएस में भी काम आएगा और अदर एग्जाम्स में भी ये काम आएगा, क्योंकि इसके मैं संवैधानिक, वैधानिक हर पहलू की मैं चर्चा करूंगा। चाहे वो संविधान का प्रावधान हो या आपके कानूनी प्रावधान हो या भारतीय न्याय संहिता हो या कुछ भी हो। तो इस टॉपिक को विस्तृत तौर पर समझने के लिए, जानने के लिए मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर का काम जो सेक्शन है उसको करना मत भूलिएगा। लेकिन हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये वीडियो वास्तव में आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। मैं वेट करूंगा। ले चलिए, अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो की सभी आपको पीपीटी, पीडीएफ आपको चाहिए होगी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप मुझे यहां पर स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं और अब मैं चलता हूं आगे अपने मुद्दे पर। दोस्तों, मामला कर्नाटक का था। कर्नाटक में एक व्यक्ति, एक महिला, स्त्री पुरुष दोनों एक साथ रहते थे। कंडीशन ये हुई कि उनके बीच में कुछ विवाद हुए, कुछ लंबे समय तक रहने के बाद में विवाद हुए, तो महिला ने उस पुरुष पर घरेलू हिंसा का एक केस दर्ज कर दिया, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के साथ। और यह केस था आईपीसी की धारा 498 ए के तहत। यह ध्यान रखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। आईपीसी की धारा 498 ए के तहत यह मामला दर्ज किया गया। ठीक है ना? और यह मामला घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत, समझ सकते हो, जिसमें पति या ससुराल वाले किसी महिला के प्रति हिंसा करते हैं, उसका एक मुकदमा दायर किया गया और मुकदमा पहुंचा कर्नाटक हाईकोर्ट में। कर्नाटक हाईकोर्ट में उस व्यक्ति ने साफ साफ कहा कि भाई मैं तो कानूनी रूप से शादीशुदा नहीं हूं, मैं तो केवल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूं, इसलिए यह धारा जो है 498 ए मुझ पर लागू नहीं होती या सिर्फ और सिर्फ पति पर लागू होती है, और हमने तो कोई शादी की ही नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति के इस तर्क को खारिज कर दिया और कार्रवाई रद्द करने से मना कर दिया कि भाई आपके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी, रद्द नहीं होगी। ठीक है ना? इसलिए वो आरोपी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के कहां पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद ये मुद्दा जो है विवाह जैसी प्रकृति के हैं, उनमें महिलाओं को घरेलू क्रूरता कानून का संरक्षण मिलेगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कुछ बातें कही। और क्या बातें कही, ये भी मैं आपको एक विशेष तौर पर चर्चा में करने की कोशिश कर रहा हूं। विवाद मैंने आपको बता दिया था कि भाई कर्नाटक से शुरू हुआ। कर्नाटक आरोपी ने कहा कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, इसलिए धारा 498 ए मुझ पर लागू नहीं होती, पति पर लागू होती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तर्क को खारिज कर दिया, बोले कि इसके तहत जो कार्रवाई होनी है वो होगी, उसको रद्द नहीं किया जा सकता। आरोपी पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना? और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है बिल्कुल सही है। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति शब्द की जो व्याख्या है, शब्द की व्याख्या, उसके शब्दों पर मत जाइए। पति का मतलब सिर्फ कानूनी विवाह नहीं है। पति का मतलब
केवल कानूनी विवाह नहीं है कि कानूनन तौर पर ही आप पति हो गए तभी यह शब्द लागू होगा। नहीं भाई, इसकी शाब्दिक व्याख्या पर मत जाइए, बल्कि पर्पजिव इंटरप्रिटेशन पर जाइए, उद्देश्यपूर्ण व्याख्या पर जाइए कि मूल मकसद महिला के प्रति घरेलू हिंसा से बचाना है। यानी कि कानून के पीछे के भावनाओं को समझा जाए, सिर्फ शब्दों को नहीं। क्रूरता ये नहीं देखती है घर में घुसते वक्त घर की महिला शादीशुदा है या नहीं। अगर महिला को घरेलू हिंसा से बचाना है तो उसके लिए शादी का सर्टिफिकेट होना आवश्यक नहीं है। ध्यान रखना, विवाहित महिला और रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज में रह रही महिला के बीच में भेद करना कोई जरूरी नहीं है कि ठीक है भाई, पर मैरिज के पर्पज से रह रही है या शादीशुदा है। भाई दोनों एक ही जैसे के हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य है घरेलू हिंसा से महिला को बचाना। इसलिए धारा 498 ए इस पर लागू होगी। यह ध्यान रखिएगा, लागू होगी। ओके, क्लियर हो गया। अब इसमें एक बात और आई थी अनुच्छेद 14 को लेकर के। क्रूरता किसी घर में घुसते वक्त यह नहीं पूछती कि घर की महिला शादीशुदा है या नहीं है। क्रूरता क्रूरता होती है, यह बात बिल्कुल सही है। अगर 498 ए के तहत संरक्षण की बात आती है तो अनुच्छेद 14 का समानता का अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि यह तर्कसंगत आधार पर उपलब्ध नहीं होती कि कानून के समक्ष सब समान हैं। नहीं भाई, हो सकता है लेकिन तर्कसंगत व्याख्या होनी चाहिए, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में रहना भारतीय शहरों की अब एक सामान्य बात हो चुकी है। इसलिए कोर्ट को, कानून को हकीकत के अनुसार उसको ढलना चाहिए, उसकी व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है ना, यह बात ध्यान से सुन लीजिएगा। तो अनुच्छेद 14 का परीक्षण, अनुच्छेद 14 कहता है कि मैरिड और लिव इन दो अलग अलग चीजें हैं। समानता का अधिकार यहां पर लागू होता है। विवाहित महिला और लिव इन में रह रही महिला समान परिस्थितियों के बीच भेदभाव का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। और बदलता यथार्थ, शहरी भारत में लिव इन रिलेशनशिप अब एक सच्चाई बन चुकी है, कानून के साथ इसको ढलना चाहिए। यह बिल्कुल सच्चाई है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला हो या शादीशुदा महिला हो, उनके बीच में अब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया सकता। अब सबको समान संरक्षण इसके तहत मिल सकता है। यस, अब इसकी नई व्याख्या उन्होंने इस तरीके से की है। सही बात है। अब महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच का कंसेप्ट क्या है? एक केस आया था अरनेश कुमार का। अरनेश कुमार, एक केस आया था 2014 में स्टेट ऑफ बिहार। ये रहा अरनेश कुमार, स्टेट ऑफ बिहार 2014 के नियम को सख्ती से लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि तुरंत इसमें गिरफ्तारी होगी, ऐसा भी नहीं है। इसमें कहा गया कि ठीक है, सख्ती से लागू होना चाहिए, लेकिन तुरंत गिरफ्तारी का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि उसकी बिना प्रारंभिक जांच के कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। पहले जांच की जाएगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। केस लगा देने भर से ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कि यह बात सही है कि किसी महिला ने केस लगा दिया और तुरंत गिरफ्तार हो जाए, ऐसा नहीं है। बाकायदा इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये इस केस का है। इस केस को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। 2014 का अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। क्लियर हो गया? अब आ जाइए इसके आगे, और चीज समझिएगा। दूसरी चीज उन्होंने एक भी चीज और भी कही कि इसके तहत एक चीज और ध्यान से सुनिएगा कि 498 ए के तहत इस पर सीधे सीधे कानूनी प्रावधान ऑटोमेटिक लागू नहीं हो जाते हैं कि लाओ भाई गिरफ्तार कर लो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ और भी चीजें हैं जिनको हमको ध्यान देना है की आवश्यकता होती है। यस, कुछ चीजें और भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसको आप लोगों को समझना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। ये रहा, उन्होंने यह फैसला तकनीकी रूप से कहा कि यह फैसला जो है आईपीसी सेक्शन 498 ए पर आया है, यानी कि यह पुराना केस है और इसको बदल करके अब नया जो सेक्शन बना है वो बना है भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 85 और 86। यह सीधे फैसले पर नहीं दिया है, यानी कि इसका केस का संबंध आपके 498 ए से है, बीएनएस के
85 86 से नहीं है। बीएनएस 85 86 498 ए को ही लगभग समान शब्दों में रिप्लेस करता है क्योंकि नया कानून बन चुका है। इसलिए जजमेंट प्रिंसिपल से आगे बीएनएस मामलों पर भी लागू होगा। यह अभी एक तार्किक विस्तार की प्रक्रिया है, अभी स्वतंत्र निर्णय इस पर नहीं आया है। यानी कि सही तौर पर देखा जाए तो फैसला तकनीकी रूप से 498 पर है। एक पुराना केस है इसलिए। और इसमें 1 जुलाई 2024 से बीएनएस लागू हो गया और बीएनएस की धारा 498 ए को ही रिप्लेस करती है, जिसमें क्या आ गया है, 85 और 86 का प्रावधान आ गया है। अब 85 86 का प्रावधान क्या है? 85 का प्रावधान यह कहता है कि पति या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, अगर कोई व्यक्ति क्रूरता करता है, पति या पति के रिश्तेदार कोई क्रूरता करते हैं, तो उसमें 3 साल तक की सजा, कारावास, जुर्माना और गैर जमानती अपराध है। यह नई धारा के अनुसार है। और 86 सेक्शन कहता है ऐसा आचरण जो किसी के जीवन, उसके स्वास्थ्य, मानसिक या शारीरिक को गंभीर खतरा पहुंचाए या आत्महत्या को प्रेरित करे। दूसरा, गैर कानूनी संपत्ति की मांग को लेकर के उसका उत्पीड़न करे, तो ये सेक्शन है। तो ये दोनों सेक्शन प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है, किसी को भी जानना बहुत जरूरी है। आज के समय में घर परिवार की परिस्थितियों में भी सबको जानना जरूरी है। तो इस सेक्शन पर आपका केस नहीं आया, केस आया है आपके 498 के बेहद पर, पुराने वाले केस के बेहद पर है। नई धारा के अनुसार यह केस नहीं है। तो ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई एवरीबॉडी? अब बात आती है कि इसका मकसद क्या है। इसको एक चीज और ध्यान से समझिएगा कि यह किन लोगों पर लागू होगा, किन लोगों पर लागू नहीं होगा। रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज की पहचान, इसको हम कैसे पहचान करेंगे? तो देखिए, समाज में के सामने जो पति पत्नी जैसा व्यवहार करते हो, ठीक है, ओके, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन समाज में कैसा व्यवहार करते हो? पति पत्नी जैसा, उस जैसा दिखने की कोशिश करते हो। दोनों की आयु विवाह योग्य हो, दोनों कानूनी रूप से शादी करने के योग्य हो, लेकिन दोनों में से कोई शादीशुदा ना हो। शर्त है, यह ध्यान रखना, शादीशुदा ना हो। और अगर शादीशुदा है एक व्यक्ति या महिला या पुरुष और उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो यह संरक्षण नहीं मिलेगा। केवल उसी परिस्थिति में संरक्षण मिलेगा जब दोनों शादीशुदा ना हो और लंबे समय से स्वेच्छा से साथ रह रहे हो, कंसेंटिंग एडल्ट्स के तौर पर, कि भाई हम एडल्ट हैं, लंबे समय से साथ में रह रहे हैं, तब ये प्रावधान लागू होंगे। ये लिव इन रिलेशनशिप की कुछ शर्तें हैं जब इसके प्रावधान लागू किए जाएंगे। और सबसे अहम शर्त और नई शर्त जो है वो ये है, शादी करने की मनसा से रह रहे हो। दोनों में से अगर कोई भी डिनाई करता है कि भाई दोनों में कोई नहीं, दोनों डिनाई करते हैं कि हम शादी की मनसा से नहीं, हम ऐसे ही रह रहे हैं, तो ये लागू नहीं होगा। लेकिन अगर लंबे समय से रह रहे हैं कि हम शादी करेंगे, आगे चलकर शादी करेंगे या कुछ भी करेंगे, उस मनसा से साथ रह रहे हो, तो ये लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस रिश्ते में शादी करने का इरादा एक इंटर्नशिप पार्ट होना चाहिए, अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ रूममेट्स की तरह साथ रहना काफी नहीं है। इट्स नॉट द सफिशिएंट लाइक एज अ रूममेट। सो दीज आर द की पॉइंट्स। तो ये बातों आपकी पांचों क्लियर हो गई। समाज के सामने पति पत्नी जैसा रहना, दोनों की विवाह उम्र विवाह के योग्य हो, कानूनी रूप से विवाह योग्य हो, शादीशुदा कोई ना हो, स्वेच्छा से लंबे समय तक साथ रहना, और सबसे इंपॉर्टेंट नई शर्त इसी फैसले से जुड़ी हुई है कि इंटेंट टू मैरी, शादी करने की मनसा से रह रहे हो और बाद में फिर हिंसा भी हो रही हो और परेशानी भी हो। तो ये एक कंसेप्ट रखा गया है इसमें। अब इसका मतलब क्या हो गया? यह संरक्षण किसको मिलेगा? जो अनमैरिड हो और कंसेंटिंग एडल्ट्स हो, पति जैसा व्यवहार करते हो, शादी करने का इरादा हो, पर्याप्त समय तक साथ रह रहे हो, उनको यह संरक्षण मिलेगा। और किसको नहीं मिलेगा? पार्टनर पहले से किसी और से विवाहित है तो नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ अस्थायी या आकस्मिक तौर पर साथ रहना, कुछ महीने के लिए साथ रहना, तो नहीं मिलेगा। शर्तें अधूरी हो, जैसे विवाह योग्यता की कमी हो, एक अनमैरिड हो, मतलब एक कहा जाए कि एक माइनर हो और एक एडल्ट हो, तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा, वो फिर केस अलग होंगे। तो इस तरीके से इसमें प्रावधान किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी कि लिव इन रिलेशनशिप की अपनी कुछ शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है कि किसको यह संरक्षण मिलेगा और किसको संरक्षण नहीं मिलेगा। शर्तें क्या हैं वो, और जरूरी नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद आप हिंसा करें और महिला को संरक्षण ना मिले, ऐसा भी नहीं है। और इसकी नई जो बीएनएस धारा 85 86 है, उसको भी आपको क्लियर होना चाहिए।
तो होपफुली कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एवरीवन क्लियर है? तो ये मेरा एक पर्पज था। तो आईपीसी धारा 498 ए, ये रहे मुख्य प्रावधान जो मैंने आपको बता दिए। ये बीएनएस की प्रावधान, ये दोनों की तुलना करके भी मैंने आपको बता दिया है। तो मुख्य प्रावधान इसमें पति या ससुराल वालों द्वारा हिंसा, इसमें वही अपराध लगभग समान भाषा में 85। 498 एक्सप्लेनेशन में ही समाहित है। एक ही क्रूरता की परिभाषा क्या है, इसमें 86 में इस क्रूरता की परिभाषा दे रखी है। सजा 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास जुर्माना अपरिवर्तित है, सेम है। प्रकृति ये गैर जमानती है, ये भी गैर जमानती है, बस धारा बदल दी है, दो अलग अलग धारा बना दी है, 85 और 86। कंसेप्ट एक ही है, व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने अलग की है। तो इसके 4 प्रावधान आपके हो गए, कुल मिलाकर के चार इंपॉर्टेंट चीजें। 498 ए और 85 86 याद रखिएगा। पर्पसिव इंटरप्रिटेशन या और आर्टिकल 14 का रेसुलर नेक्सस का सटीक उदाहरण, यानी कि किस उद्देश्य किस मंशा से आप रह रहे हो, वो बहुत जरूरी है। वुमेन्स राइट, बदलते सामाजिक ढांचे में महिला अधिकारों का विस्तार और सोशल चेंज, न्यायपालिका द्वारा बदलते सामाजिक यथार्थ को मान्यता देना, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। यही है सुप्रीम कोर्ट का बेसिक जजमेंट, बेसिक पॉइंट जो निकल करके सामने आए। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई और सभी को सामान्य तौर पर समझना चाहिए, चाहे यूपीएससी का स्टूडेंट हो या सामान्य व्यक्ति हो, सबको ये पता होना चाहिए, क्योंकि समाज में अब ये कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। समाज में अब ये व्यवस्थाएं हो रही हैं, खासकर शहरों में। ओके, बाकी वीडियो कैसा लगा, किस तरीके का लगा, आप मुझे फटाफट मेरे इस पर मुझे बताइएगा और मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि इसकी पीपीटी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो न्यायपालिका का यह कदम कानूनी जड़ता को तोड़कर आधुनिक सामाजिक यथार्थ को अपनाने का बेहतरीन उदाहरण है। अब इसको आप किसी भी सेक्शन में, निबंध में, कहीं पर भी ऐड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।